नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और इस वक्त मैं गोमुख से निकलने वाली गंगा निकलते हुए काशी में पहुंचा हूं मैं। और काशी में इस वक्त मैं गंगा में ही मौजूद हूं, एक घाट पर मौजूद हूं, नाव में मौजूद हूं। ये खास बुलेटिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मेरे साथ एक ही खास शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जी इस समय मेरे साथ हैं और ये स्पेशल बुलेटिन लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको इस दौरे की तमाम जो खास तस्वीरें हैं और जो तमाम चीजें हैं उसको मैं बता सकूं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से न्यूज इंडिया में। महाराज जी, मेरा पहला सवाल, ये बड़ा खुश पल है आपके लिए भी, मेरे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी कि आप और मैं जो गोमुख से निकलने वाली गंगा उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश में इस वक्त काशी में हम और आप मौजूद हैं और जिस तरीके से भोले की नगरी में हम मौजूद हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप भोले की नगरी के बारे में बताइए। सबसे पहले तो माँ गंगा के लिए ही बताऊं कि गोमुख से निकली हैं और रास्ते में जब कोई बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ मिलता है तो उससे युद्ध नहीं करती वो रास्ते बदल के फिर सीधा हो लेती है। तो गोमुख से निकली हुई गंगा जो आज काशी तक पहुंची है और जहां हम और आप बैठे हुए हैं इस बोट के ऊपर और जहां कल इतनी ऐतिहासिक घटना हुई है, तो उसके विषय में यही कह सकते हैं कि जीवन ऐसा ही है। जीवन में बाधाओं से टकराते नहीं, ऐसी बाधाएं जिनसे टकराने की जरूरत नहीं, अपना रास्ता अलग बना के और सीधा निकल लेते हैं और फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जैसे गंगा यहाँ तक पहुंच गई। गंगा अगर टकरा जाए बीच में कि मैं यहीं टकरा के रह जाऊंगी तो रुक जाएंगी, पर जहाँ देखती हैं कि जो बहाया जा सकता है उसको हटा देती हैं और जहाँ विशाल कुछ होता है तो उस किनारे से निकल लेती हैं। जिंदगी का फलसफा भी यही है कि जब कभी जीवन में ऐसी कोई बाधा जो आपके एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दे, मिटा दे, तो वहाँ टकराए नहीं, वहाँ आप रास्ता बनाकर आप इस अस्तित्व में आए हैं आनंद के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए। माँ गंगा और भोलेनाथ की ये काशी नगरी शांति, प्रेम और आनंद का संदेश देती है। और कल यहाँ जो कॉरिडोर बना है और उसका लोकार्पण हुआ है वह भी शांति का एक संदेश, प्रेम का संदेश। वास्तव में सैफी, आप देखो, एक बात है, धर्म का अर्थ ही होता है जहां हम ब्लिसफुल लाइफ जी सकें, आनंदित हो सकें। धर्म सिर्फ युद्धों का नाम नहीं है, अशांति का नाम नहीं है। अंततः शांति और आनंद धर्म का लक्ष्य है। और हम माँ गंगा जो अति पतित पावनी कही जाती हैं, बड़े से बड़े पतितों को पावन कर देती हैं, हम वहाँ हैं दिव्य घाट के नज़दीक। ये सारी घाटें यहाँ के अलौकिक इतिहास हैं सबके, प्रत्येक घाटों की। तो मैं तो यही माँ गंगा से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में अमन, चैन, शांति और आनंद बरकरार रहे, हम सब आनंदित रहें, खुश रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरीके से आपने मोदी साहब का जिक्र किया, मोदी साहब ने जिस तरीके से, चाहे अयोध्या की हम बात करें, चाहे हम काशी की बात करें, चाहे हम केदारनाथ की बात करें, जितने भी धार्मिक बड़े स्थल हैं उनकी लगातार काया पलट करने की कोशिश उन्होंने की है, मेहनत की है और तमाम उनके वो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब केदारनाथ थे तो मैं उनके साथ वहाँ मौजूद था। जिस तरीके से यहाँ इंजीनियरों से उन्होंने बातचीत की, वहाँ भी की, यानी आप तमाम तरीके से, चाहे वो बॉर्डर की सुरक्षा की बात हो या दूसरे मुल्कों से संबंध बनाने की बात हो या धार्मिक आस्था हो, वो लगातार हर मुद्दे को एक के बाद एक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सांस्कृतिक जो धरोहर है वो प्रतीक के रूप में है। अगर हम प्रतीक भूल जाएंगे तो हम अपनी सभ्यता को भूल जाएंगे। जैसे एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि वो केदारनाथ, अयोध्या, काशी इत्यादि सब का पुनरुद्धार कर रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति इन्हीं से जुड़ी हुई है। दो चीजें होती हैं, एक सभ्य, एक असभ्य। जो संस्कृति और सभ्यता का विरोध करते हैं तो क्या वो असभ्यता को लाना चाहते हैं? अगर सभ्यता की पुनर्स्थापना के लिए उन प्रतीकों का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार किया जा रहा है तो क्या किसी भी देश के नागरिक को या अमन चैन पसंद व्यक्ति को कोई तकलीफ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े सेंसिटिव हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं। वो जैसे भारत का विकास, भारत के मनुष्यों का विकास बाह्य रूप से चाहते हैं, भौतिक रूप से चाहते हैं कि उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान हो, उनके रोजगार हो, ठीक उसके साथ साथ वो इटर्नल ब्लिस चाहते हैं। अगर रूह, आंतरिक रूप से मनुष्य मजबूत न हुआ तो आप चाहे सिकंदर की तरह बहुत बड़े विश्व को भी जीत लोगे, पर अंत में खाली हाथ चले जाओगे और बड़े दुखी होकर चले जाओगे।
या तो फिर बाबर, गोरी, गजनी की तरह फिर आप लूटपाट मचाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता और मानव के भौतिक विकास, इन सब की ओर दृष्टि दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, जब संस्कृति की बात करेंगे तब वो भौतिक विकास का प्रश्न उठा देंगे, और जब भौतिक विकास करेंगे तब वो कहेंगे कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये अद्भुत एक बात है, ये पैरेलली चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, कल उद्बोधन में कहा कि मैं, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे गरीबों के घर की बात हो, संवेदनशीलता के साथ वो कर रहे हैं। अब वो 100% पृथ्वी पर कितना उतर रहा है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सिस्टम अभी भी वही है और सत्ता बदली है, पर व्यवस्था बदलनी अभी बाकी है। व्यवस्था जब बदल जाएगी तो एक ईमानदार और अच्छे सोच के व्यक्ति को, मुझे ऐसा लगता है कि इस भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार व्यक्ति है। देखिए, बिल्कुल, और इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक विजन के तहत काम कर रहे हैं, आज भी वो काशी में मौजूद हैं। आप और हम जिस समय बातचीत कर रहे हैं उस समय तमाम लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल भी हमने यहाँ पर देखी, दिव्य काशी देखी, भव्य काशी देखी, और जिस तरीके से काशी में एक के बाद एक तमाम आज चीफ मिनिस्टर से लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और तमाम पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठ के बातचीत करने वाले हैं, इससे क्या संदेश जा रहा है? ये संस्कृति के साथ साथ भौतिक विकास, मटेरियल और स्पिरिचुअल विकास कैसे समायोजित तरीके से किया जा सकता है। देश का कोई पहला प्रधानमंत्री है, मैं गर्व से कह सकता हूं। मैं 100% नरेंद्र मोदी जी से सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के मत अलग अलग होते हैं, परंतु राष्ट्र के प्रति जब हमारा मन निर्मल हो, इस देश के प्रति, तो उनके किए जा रहे सराहनीय प्रयासों का भी अगर हम समर्थन न कर सकें तो हम कैसे मनुष्य हैं? ये तो मनुष्यता है कि आप जो अच्छा काम कर रहे हो, मैं कह सकूं कि सैफी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपसे जहां कुछ गड़बड़ी हो रही है मेरे मत के अनुसार, तो मैं उसको भी कह सकूं, हो सकता है आपके मत के अनुसार ठीक हो। तो लोकतंत्र में जो अलग अलग दल होते हैं, वो अलग अलग दल एक दूसरे की निंदा करते हैं, लेकिन ये स्वस्थ निंदा हो और स्वस्थ सहमति भी हो। मुझे लगता है कि सबको सहमत होना चाहिए था इस चीज से, लेकिन ये सोचना उचित नहीं है, क्योंकि राम के साथ भी सब लोग सहमत नहीं थे, कृष्ण के साथ भी नहीं थे, और जब भगवान शंकर तब उनके साथ भी सहमत नहीं थे। तो विरोधिता तो रहेगी, पर हमें ऐसा लगता है कि संस्कृति और मटेरियल भारत का जितना विकास अभी हो रहा है, अभी बहुत होना बाकी है, हमें स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। और ये बात हमने बचपन से सुनती आई है कि बख्शने वालों ने तो नबियों को और साधु संतों से लेकर दूतों को नहीं बख्शा। ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोग बहुत उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, जो उनकी विपक्षी पार्टियां, लगातार वो उनके इस दौरे वो करते हैं, उसमें सवाल भी खड़े करते हैं, और आपने तमाम सोशल मीडिया के जरिए भी देखा होगा। मुझे लगता है कि बेहतर ये होता कि वो जितने भी दल के लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, सब भारतीय ही हैं, भारत के बाहर के कोई नहीं है। अब अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी है, कंपल्सन है पार्टी के प्रति, पर मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी से बड़ा देश होता है। बिल्कुल। तो पार्टी से बड़ा जब देश होता है तो देश के प्रति कंपल्सन ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। होना ये चाहिए था कि काशी के इस पुनरुद्धार के कॉरिडोर के लिए सब कहते कि मैं प्रधानमंत्री जी के इस काम का स्वागत करता हूं, और इसके साथ साथ मैं कल और कुछ प्रश्न पूछूंगा प्रधानमंत्री जी से, लेकिन आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि काशी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा डल जाती, और लोग शायद ज्यादा उनको पसंद करते कि भाई ऐसा बयान दिया, इन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, और कहे कल हम रोटी कपड़ा मकान के विषय में प्रश्न पूछेंगे। मैं यही कहता हूं, देखिए, जब संस्कृति की बात चले तो आप मकान की बात मत लाओ, बिल्कुल, और जब मकान की बात चले तो फिर संस्कृति की बात मत करो। आप 2 घंटे 10 घंटे आराम से बहस कर लीजिए कि आज संस्कृति के ऊपर भी बहस करना है या आज रोटी के ऊपर बहस करना है। रोटी में संस्कृति, संस्कृति में रोटी, हॉस्पिटल में स्कूल, स्कूल में ये। आप देखिए, राम राज्य की एक परिकल्पना मैं आपको बताता हूँ, आप भी जान के बड़े आश्चर्यचकित और खुश होंगे जी। राम राज्य की परिकल्पना झंडे डंडे नहीं होते, राम राज्य परीक्षित के राज्य में अंतिम था। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा सबके लिए, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा सबके लिए, निःशुल्क और अविलंब न्याय सबके लिए। ये 3 चीजें जिस देश में होगी ना, वहीं राम राज्य आ जाएगा। अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य आ जाएगा, भारत बैठ के देखता रहेगा। ये 3 चीजें मौलिक चीजें हैं देश की, सभी नागरिकों के लिए। निःशुल्क उत्तम शिक्षा, निःशुल्क उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। आपने देखा, राम मंदिर के न्याय को मिलने में 492 साल लग गए, अविलंब तो नहीं हुआ। तो ये 3 चीजें
भारत को रिफॉर्म करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने संविधान को, संविधान मनुष्यों के लिए बना है, भारतवासियों के लिए बना है, भारतवासी संविधान के लिए नहीं बने, हमारी आपकी सुविधा के लिए संविधान बना है। तो जहां असुविधा हो रही है, ब्रिटिश के कोई संविधान और रूल हैं तो उनको हम खत्म कर सकते हैं, उनको हम संसद के माध्यम से हटा सकते हैं। आप देखिए गंगा मैया हिलोरे ले रही हैं, आप आनंद लीजिए इसका। ये गंगा मैया अपनी गोद में हमें झूला झुला रही हैं। यहाँ राष्ट्र के ऊपर सैफी बात कर रहे हैं, राष्ट्र के ऊपर ये बात हो रहा है, तो गंगा मैया झूले झुला रही है। और यही वजह है, मैंने तो खैर इसमें बहुत, जब हम छोटे थे तो मेरा जो परवरिश हुई है वो गंगा किनारे ही हुई है। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ क्योंकि मैंने उत्तराखंड के केदारनाथ से लेकर देवप्रयाग से लेकर यहाँ तक मैं लगातार सफर कर रहा हूँ। और जब भी इस गंगा को हम देखते हैं तो बचपन की बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ जाती हैं। आप देखते हैं, आपने भी देखा होगा महाराज जी, कि जब छोटे छोटे होते हैं तो ऊपर से पुल पर से छलांग लगाते हैं नहाने के लिए, और जो छोटी छोटी गंग नहर निकलती, बम्बे निकलते हमारे वेस्टर्न यूपी में, और उनमें बहुत हमने आनंद लिया है। लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने जो पानी इस वक्त आप भी देख रहे हैं, ये इतना साफ है। जब पहले आते थे तो पानी बिल्कुल काला होता था। यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं को उन्होंने एक बड़ी ताकत दी है, तो लोग, हम उनसे तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हर शख्स उनकी तारीफ करता है कि जब से पिछले 7 साल से वो यहाँ के सांसद हैं, काया पलट कर दी। और अभी भी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो सूर्यदेव मंदिर का उन्होंने दौरा किया है। वहां पर योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, उनके साथ आनंदीबेन पटेल हैं, वो दौरा कर रहे हैं। और आप देखिए कि मंदिरों में जिस तरीके से कामकाज को लेकर उनका बहुत ध्यान है, तो जाहिर बात है कि सत्ता के साथ साथ वो धार्मिक चीजों को भी साथ लेके चल रहे हैं। देखिए, हमें ये समझना होगा कि राजनीति, सत्ता और धर्म, इसको अलग अलग करके क्यों देखते। पहला प्रश्न तो ये है, जब आपसे कोई पूछे कि धर्म में राजनीति होनी चाहिए कि नहीं, तो धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कोई पूछे कि राजनीति में धर्म होना चाहिए कि नहीं, तो राजनीति में अगर धर्म ना होगा तो क्या अधर्म करोगे आप, अधर्म से राजनीति करोगे। तो पहली बात तो यह है कि राजनीति धर्म सम्मत ही होनी चाहिए। धर्म का अर्थ सीधा सीधा ये होता है बीइंग एंड बिकमिंग, हम बचें, हम बढ़ें, लोगों को बचाएं, लोगों को बढ़ाएं। और धर्म का अर्थ आप क्या समझते हैं? तो धर्म का मूल मर्म यही है, पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड। आपको अगर चावल चाहिए तो पहले धान के चिल्फे को हटाना होगा। ऐसे ही धर्म के मर्म को किसी मर्मज्ञ पुरुष से सुने बिना, केवल धर्म की किताबों को पढ़कर और यहाँ वहां देखकर धर्म के विषय में व्याख्यान देना, ये उचित नहीं होता है। और मैं सबसे यही कहूंगा कि बिना मर्म जाने, बिना स्पेशलिस्ट हुए किसी चीज के विषय में अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कल जैसे बयानबाजी हो गई यहाँ कॉरिडोर के विषय में, मैं कहता हूँ पूरे भारतवासियों को स्वागत करना चाहिए कि कॉरिडोर का निर्माण हुआ, भव्य काशी दिव्य काशी लग रही है। अब मैं प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कह सकते थे वो कि भाई रोजगार आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, रोजगार के विषय में आपका क्या कहना है? तब फिर प्रधानमंत्री जवाब दें उनका, ये स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन आप तो पूरे काशी कॉरिडोर को ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हो। ये राष्ट्रवादी सोच नहीं हो सकती, ये धार्मिक सोच नहीं हो सकती, और इसका नुकसान भी होता है विपक्षी लोगों को, या जो भी ऐसा बोलेगा उसको नुकसान होता है। मुझे लगता है संवेदनशील और गंभीरता से भारत के राष्ट्रवादियों के प्रति सबकी सोच होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा तस्वीरें दिखा दे। लगातार हम घाटों से गुजर रहे हैं, हनुमान घाट हमारे सामने है, हमने लगातार पार कर दिया है, कर्नाटका घाट यहाँ पर है, और आगे एक के बाद एक तमाम जो घाट है, 80-84 जो घाट यहाँ पर मौजूद है, वो इस वक्त हम ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव बुलेटिन है हमारा ये, और स्पेशल हम बुलेटिन कर रहे हैं सीधे काशी से, और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं महाराज जी, जैसे ये धार्मिक नगरी है, धर्म से जुड़े तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक यहाँ का जो विकास काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सांसद भी हैं, आपका आश्रम भी यहाँ पर मौजूद है, और करोड़ों फैंस, करोड़ों भक्त आपके भी हैं, मोदी साहब के भी हैं, और हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं। ये जो संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, मैं देखता हूं कि बहुत सालों से जो यूथ है हमारा, वो धर्म की तरह आगे बढ़ रहा है। मैंने यही बात केदारनाथ में भी देखी कि आप सोचिए कि 14 से 15 किलोमीटर का जो सफर है पैदल, जब मैं बाबा के दरबार में, और मैं जब कल यहाँ पर मौजूद था काशी में, यहाँ भी बड़ी तादाद में यूथ नजर आया। जो यूथ में जो बदलाव हुआ है, इसको आप किस तरीके से, जो बदलाव हुआ है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? होता है धर्म का कोई अर्थ नहीं होता। यूथ को क्या चाहिए? आज डिप्रेशन है, तनाव है, यूथ को चाहिए कि हम डिप्रेशन मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर आनंद का जीवन जिए। और याद रखिए, हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो विधाएं दी हैं, धर्म का अर्थ ही होता है, जो विधाएं दी हैं
धर्म का अर्थ ही होता है जब आप तनाव मुक्त जीवन, आनंद युक्त जीवन जी सको, तो धर्म की तरफ तो लौटना होगा ही। आप धर्म का नाम बदल के भले ही कुछ और कर दो, लेकिन धर्म के मूल अर्थ को नहीं बदल सकते। नाम में अगर कोई गड़बड़ी लगती है तो धर्म छोड़ दो, आप कह दो कि मैं सत्य के साथ हूं। अगर आपको धर्म से अगर कोई चिढ़ हो तो आप कुछ और बोल दो, लेकिन धर्म की तरफ आने का अर्थ है कि यूथ्स अब नया जीवन चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं। वो वेस्टर्न कल्चर देख चुके, वेस्टर्न जीवन देख चुके, धन की पहाड़ों पे बैठ के भी तनाव में लोग जी रहे हैं, और वहां से वृंदावन और काशी में आकर के गोल गोल चक्कर काट रहे हैं अमेरिकन और यूरोपियंस। तो यूथ्स देख रहे हैं कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं और वो हमें फॉलो कर रहे हैं, तो लगता है हमारी संस्कृति ज्यादा मजबूत है। तो हमारी यूथ्स अब धीरे धीरे संस्कृति की ओर लौट रही है, लेकिन इसमें सरकार और प्रधानमंत्री का कितना बड़ा हाथ है, सत्ताधीशों का कितना बड़ा हाथ होता है। जब वो इस तरफ फोकस करते हैं तो यूथ्स और सारी जनता भी देखती है कि काशी कॉरिडोर अगर उन्होंने न बनाया होता तो इतना डिबेट कैसे होता, लोग समझते कैसे। और यूथ्स भी आज कह रहे हैं कि ये बहुत गुड डन, बहुत अच्छा काम हुआ, इसको होना ही चाहिए था। बिल्कुल। महाराज जी, कल हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आते हैं, वो एक आम भक्त की तरह हो जाते हैं, और जिस तरीके से पूरी विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, गंगा स्नान किया, जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया, और उसके बाद में जब वो बाहर निकल कर आए तो वो सारी चीजें दिख रही थी। ऐसा लगा ही नहीं कि वो काशी से सांसद हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। चूंकि मैं जब उनके जो फैंस से जब मैं उनसे बातचीत करता हूं तो वो ये कहते हैं कि वो यहाँ के बेटे हैं, वो सांसद और प्रधानमंत्री बाद में है, क्योंकि लोगों की जो कनेक्टिविटी उनके साथ जुड़ रही है वो बहुत ज्यादा है। कल रात में 1:30 बजे 1:18 पर उन्होंने, उनका ट्वीट भी आया है। हाँ। आपने भी देखा होगा कि वो सड़कों पे घूम रहे हैं और रेलवे स्टेशन पे हैं। तो लिखा है लोगों ने, देश की युवाओं ने, कि सुनते थे कहानियों में कि देश का राजा रात में घूम घूम के प्रजा का खबर पूछता था, और मैं अब देख रहा हूं अपने बनारस में। तो मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने की बजाय सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी की तरह कर्तव्यनिष्ठ होकर के वहां के लोगों के विकास के विषय में सोचना चाहिए और अपने क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय बनने का प्रयत्न करना चाहिए। नरेंद्र मोदी संवेदनशील व्यक्ति है। मैं फिर कहता हूं, देखिए संवेदनशीलता किसको कहते हैं? जब परिवार अपने और पराये का भेदभाव जब भूल जाते हैं, उनके लिए अपना उनका परिवार नहीं है, ये देश की 130 करोड़ जनता उनके लिए परिवार है। और अगर वो सनातन धर्म को तो मानते ही हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा का पूरा वसुधा उनके लिए कुटुंब है। उनके साथ आप देखो, सऊदी अरेबिया के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, वहाँ के लोग उनको बहुत अभी वो दुबई भी जाने वाले, दुबई जाने वाले मंदिर जो वहाँ पर बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो विवाद ही व्यर्थ का है। मुझे लगता है जो व्यक्ति शांति प्रिय है, जो सबको आनंद देने के लिए सोचता है, उसे दुनिया में धीरे धीरे सभी लोग स्वीकार करेंगे। और हम यही तो चाहते हैं कि आप उनके अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो खरे नहीं उतरते, तो काम है पत्रकारिता का और विरोधी दल का। लोकतंत्र इसीलिए तो है कि आपका ये कर्म ठीक नहीं है, इससे जनता को नुकसान हो रहा है, आप जरूर उठाएं। पर काशी कॉरिडोर से आपको क्या नुकसान है? बिल्कुल। अब काशी कॉरिडोर का जब आप विरोध करते हैं तो जनता और यूथ देखती है कि ये विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं तो विपक्षी लोगों को भी यही कहूंगा, क्योंकि मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं सबके साथ। अभी आपने धनतेरस के दिन ही देखा होगा कि यहाँ विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश जी, वो भी मिले और उनको हमने निमंत्रण दिया अपने आश्रम में आने के लिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक उत्सव था। हमने देश के प्रधानमंत्री से लेकर के पूरे देश के लोगों को निमंत्रण दिया, उसमें उनको भी दिया। हमने उनको श्री कृष्ण की प्रतिमा भी भेंट की। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, हम सब भारतवासी हैं, लेकिन ऐसे समय पर जबकि सारा देश प्रसन्न है, तो इस बात का समर्थन करते हुए कि काशी कॉरिडोर बहुत भव्य बना, हमने भी प्रयत्न किया था और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कार्य पूर्ण हो गया। लेकिन मेरे कुछ और प्रश्न हैं प्रधानमंत्री जी से, मैं पूछना चाहूंगा, वो कल पूछूंगा। तो मुझे लगता है ज्यादा लोग, मैं उनको भी ये टिप्स दे रहा हूँ कि ज्यादा लोग समर्थन में होते, लेकिन जब कभी धर्म और संस्कृति पर सीधा आप वार करते हैं किसी तरीके से, कोई भी व्यक्ति इस संसार में, तो फिर व्यक्ति के भीतर विरोध उत्पन्न होता है। उस धर्म और संस्कृति से जुड़े लोग आपसे विरोधिता का भाव रखते हैं, राष्ट्रवादी लोग आपसे विरोधिता का निकलकर भारत की जब बात हो, राष्ट्र की जब बात हो, गरीबों की जब बात हो और हमारी सभ्यता और संस्कृति की जब बात हो, मैंने एक ही बात तो आपसे कहा, आप असभ्य होना चाहते हैं या सभ्य होना चाहते हैं? तो सभ्यता और संस्कृति में कोई अलगाव नहीं है। तो अगर सभ्यता और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं तो आप मुहर पाइए, तो फिर कहिए सभ्यता लाएंगे। क्या आप असभ्यता लाना चाहते हैं? बिल्कुल प्रश्न है। बिल्कुल। और स्वामी जी, जिस तरीके से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और यहाँ के जरिए
मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि मैं काशी में मौजूद हूं। महाराज जी मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपको सीधा वो सुना देता हूं और मैं महाराज जी से अपनी बात कंटिन्यू करता हूं। हमारे जो दर्शक हैं इस वक्त वो योगी जी को सुनिए। आजादी के अमृत महोत्सव